तीन प्रकार के होते हैं। होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन के बारे में बता, ब्रेन में भी तीन पार्ट होती है। ब्रेन में भी होते हैं सेरिब्रम होता है और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और डाइनसेफ्लान होता है। सेरिब्रम बता दिया था, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो हमारे सोचने, समझने, तर्क करने का केंद्र है। फिर हाइपोथैलेमस में आ जाता है हाइपोथैलेमस ब्रेन में, जो कि हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है, जैसे ताप का करता है, भूख का, प्यास का। डाइनसेफ्लान, क्योंकि डाइनसेफ्लान हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, डाइनसेफ्लान भी हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है, उसी में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो जो काम डाइनसेफ्लान का है वही काम हाइपोथैलेमस का है। वो भी हमारे आंतरिक क्रियाओं का, जितने भी ताप, भूख, प्यास, इन सब का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है। उसी तरह डाइनसेफ्लान भी नियंत्रण करता है। अगर आपके एसएससी में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है ताप का, ऐसे सब दिया रहेगा चार ऑप्शन, तो आप ताप लगाइएगा। और डाइनसेफ्लान, हाइपोथैलेमस अगर दोनों दिया हो तब आप लोग हाइपोथैलेमस लगाइएगा, और अगर हाइपोथैलेमस ना हो तब डाइनसेफ्लान लगाइएगा। ठीक है, इतना बता दिया। तो फिर पेरिफेरल में स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड बता दिया था आप लोगों को। स्पाइनल नर्व कितने प्रकार होते हैं, किस जोड़ी पाए जाते हैं, ह्यूमन में बता दिया था। स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो हमारे शरीर में अचानक असामान्य परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं कि हमारा दिमाग अचानक तब उसका कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन करता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड करता है विपरीत परिस्थितियों में। जैसे हमारा पैर अचानक से जा रहे हैं, हमको दिखा नहीं, कांटे पे पड़ गया, अचानक से दर्द होने लगा, तब उसका नियंत्रण हमारा ब्रेन नहीं करता। जब अचानक से असामान्य स्थिति हो जाती है तब उसका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड करता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड की होती है, स्पिन नर्व होता है, वो हमको सूचना, हमारे को सूचना देता है ब्रेन को, तब जाकर हमें पता चलता है। फिर उसके बाद आप लोगों को हमने सेंसरी ऑर्गन पढ़ाया। सेंसरी ऑर्गन में आँख चल रहा है, आई पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आँख में आप लोगों को बता दिया कि हमारा सेंसरी है, हमारा सेंसरी ऑर्गन है, सेंस से काम करता है। जैसे कोई लाइट, हमारी आँख क्या करता है, देखने का काम करता है। जैसे कोई लाइट पड़ी हमारी आँख में तो हमको लगता है कि हमारी आँख देखती है, लेकिन ये काम भी ब्रेन के नियंत्रण में होता है। हमारी आँख के रेटिना पर प्रकाश पड़ता है, उसमें इमेज बनती है, तो वो हमारे ब्रेन को सूचना जाती है, तब हमको पता चलता है कि हमारी आँख पे इमेज बन रही है। आँख का ये देखने का काम है, और उस इमेज में बनाने में ब्रेन को मैसेज जाता है। ऑप्टिक नर्व ब्रेन को ले जाती है, ऑप्टिक नर्व होता है आँख में, वो ब्रेन तक मैसेज ले जाती है कि हाँ ये इमेज बन गया, तब हमें आँख से दिखाई पड़ता है। इतना तक बताया था आप लोगों को हमने, इसका लेयर बता दिया है आँख का। आप लोग थे ना प्लस, आप लोग थे नहीं, हम लोगों ने तीन इसका लेयर बता दिया। पहला लेयर मोटा बाकी हाँ, स्क्लेरा आउटर लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है प्रोटेक्शन का काम होता है, और यही स्क्लेरा उभर करके कॉर्निया बनाता है। तो आप लोगों को बताया कि ऐसे मान लीजिए आप इस तरफ की संरचना है, ये पहले आप लोगों को बता दिया था। ये पहला लेयर स्क्लेरा बताया था आपको, दूसरा एक कोरॉइड बता दिया था आप लोगों को, स्क्लेरा बड़ा, और ये कोरॉइड, और ये कॉर्निया एक यहीं पे होता है
और कोराइड लेयर में हमारे हरे रंग का भूरे रंग का होता है। आप लोगों को फिर उसके बाद उसके बारे में बता दिया था, रेटिना के बारे में बता दिया था। रेटिना में आपको इमेज बनता है। रेटिना में 2 तरह का सेल पाया जाता है, कोन पाया जाता है और रॉड पाया जाता है। कोन दिन में काम करता है, तेज प्रकाश में काम करता है, और रॉड अंधेरे में काम करता है। इतना तक आप लोगों को बता दिया। आज आप लोग देखिए आइरिस के बारे में। आइरिस कॉर्निया को आप लोग को बता दिया ना, कॉर्निया को कॉर्निया नहीं पता है, पहले आइरिस देखिए। आइरिस कॉर्निया ने आप लोग को रॉड को पता है। अब आइरिस के बारे में देखिए। आइरिस क्या करता है कि ये भी हमारे आँख को प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइट आई, जैसे मान लीजिए लाइट आ रही है, ये आइरिस से मान लीजिए यहाँ पे लाइट आ रही है। जैसे हम तेज प्रकाश में अचानक कभी कभी जाते हैं ना, जब बहुत तेज प्रकाश में धूप में अचानक अंधेरे से, तो हमारी ये क्या करता है, हमारे आँख को प्रोटेक्शन देता है। आँख की जो पुतली होती है उसको सपोर्ट देता है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ज़्यादा प्रकाश अंदर ना जाने पाए। और जब जैसे ही हम प्रकाश में आते हैं तब ये फैला देता है पुतली को, ताकि प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके, ताकि रेटिना पे फोकस हो सके, जिससे हमारा इमेज बन सके, प्रतिबिंब बन सके। यही काम है इसका। लिख लीजिए आइरिस का काम। आइरिस हमारे अनैच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ है। ये पुतली के आकार में परिवर्तन करके पुतली के आकार में, या जो प्यूपिल होता है इसके आकार में परिवर्तन करके प्रकाश से हमारे आंखों की सुरक्षा करता है। हम आँख की पुतली को सिकोड़ता है ना, जब तेज प्रकाश होता है तो आँख की पुतलियाँ को सिकोड़ देता है आइरिस, और जब कम प्रकाश में फैला देता है। सिकोड़ता इसलिए ताकि प्रकाश ना जाने पाए, कम जाने पाए। प्यूपिल के डायमीटर को घटाता है, बढ़ाता है। ठीक है, यानी पुतली के आकार को लिख लीजिए। आइरिस प्यूपिल के डायमीटर को घटाता या बढ़ाता है। कॉर्निया के बारे में बता दें। ये कॉर्निया आँख की बाहरी लेयर, यानी ये स्क्लेराटिक लेयर उभर के कॉर्निया बनाती है। ये स्क्लेरा है ना, इसकी बाहरी परत मुड़ करके कॉर्निया बनाती है। कॉर्निया आँख की पारदर्शी संरचना है। पारदर्शी मतलब जिससे आर पार देखा जा सके। आँख की थीन लेयर होती है एक तरह से। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे कोई लाइट आ रहा है, हमारे आँख कोई लाइट आ रहा है, मान लीजिए लेंस है, तो कॉर्निया से इसका ऐसे शेप है ना, मुड़ा हुआ है। तो लाइट जब आता रहता है तो लेंस पे ये फोकस, लेंस की तरफ लाइट को मोड़ देता है, लाइट इधर उधर ना जाने पाए, ताकि लेंस पे अच्छी तरीके से इमेज बन सके। ठीक है, क्या काम है कॉर्निया का, जब लाइट हमारे आंखों पर पड़ता है तो ये प्रकाश को इधर उधर नहीं जाने देता, ये
रेटिना दिया जाता है ताकि प्रतिबिंब अच्छे तरीके से बन सके और हमको अच्छे से दिखाई दे। इसका मेन काम नहीं है। अभी लिखिए कि रेटिना कॉर्निया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रतिरोपित किया जा सकता है, यानी दान किया जा सकता है। ये कॉर्निया एक दूसरे व्यक्ति को दान किया जा सकता है। दान मतलब डोनेट किया जा सकता है। जैसे हमारी आँख खराब हो गई, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कॉर्निया लगा देने से हमें दिखाई पड़ने लग जाता है, अंधापन दूर किया जाता है। नेत्रदान। हाँ, नेत्रदान में नेत्रदान जो करते हैं उसमें पूरी आँख का दान नहीं करते हैं, यही कॉर्निया निकाल करके वही दूसरे की आँख में लगाते हैं। एक्टर की लगाई थी। हाँ, यही कॉर्निया का दान कर सकते हैं। इससे आँख खराब नहीं है, जैसे कि पता नहीं चलता कॉर्निया निकाल लेते हैं। तो कॉर्निया का दान इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है, रक्त वाहिकाएं नहीं होती। रक्त वाहिकाएं भी थोड़ा समझ लीजिए कि कॉर्निया का दान हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं, लेकिन इसमें ब्लड ग्रुप में क्लॉटिंग का कोई खतरा नहीं है। जैसे और चीज़ों अगर ब्लड है तो दूसरे व्यक्ति के ब्लड से मैच कर जाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, तो ऑर्गन फेल हो जाएगा। इसलिए कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होता, इसलिए इसको दान कर सकते हैं दूसरे के काम। हाँ, एक व्यक्ति दूसरे को दान। आप लोग कितनी लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है? कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ये भी देखिए कि आंखों में ये इसमें ब्लड ग्रुप या एंटीजन मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। कॉर्निया में एंटीजन या ब्लड ग्रुप मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। कॉर्निया से एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का अंधापन दूर किया जा सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों का अंधापन दूर किया जा सकता है। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, रक्त वाहिकाएं, तो इसमें ब्लड ग्रुप या एंटीजन मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। एक समय मतलब अनेक लोगों को आँख एक आँख से हो जाता है, तीन-चार लोगों। हाँ, कॉर्निया से एक से अधिक लोगों के व्यक्तियों का अंधापन दूर किया जा सकता है। अब येलो स्पॉट के लिए येलो स्पॉट पाया जाता है, हमारे आँख में येलो स्पॉट पाया जाता है। येलो आपने मान ली क्या बोला? येलो स्पॉट, पीक बिंदु। तो रेटिना के बाद सतह रेटिना की सरफेस के सतह पे पाया जाता है। ये पीक बिंदु रेटिना की सतह पे पाया जाता है। रेटिना की वह सतह जहाँ रॉड और कोन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेटिना की वह सतह जहाँ रॉड और कोन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं,
उन्हें येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पे अच्छे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। सबसे अच्छा प्रतिबिंब यही येलो स्पॉट पे बनता है। यहाँ पे अच्छे प्रतिबिंब का साफ क्लीन या स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु। अंधबिंदु या ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। इस बिंदु में रॉड और कोन दोनों नहीं पाए जाते। रॉड और कोन दोनों नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। ये काम हो गया इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं। यहाँ पे कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे मैंने बताया कि ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण, रॉड को नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। यहाँ पे होता है काम केंद्र के पास इसके सतह पे पाया जाता है ना, येलो स्पॉट रेटिना की सतह पे पाया जाता है। मान लीजिए रेटिना है और यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, यहीं पे पाया जाता है ये ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि यहीं से ऑप्टिक नर्व की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जब उत्पत्ति होती रहती है ऑप्टिक नर्व हुआ ही नहीं रहता, उत्पत्ति ही नहीं होती, इसीलिए इमेज नहीं बनता है यहाँ पे। अब तो ऑप्टिक नर्व से बना नहीं, यहाँ से उत्पत्ति होती है और यही ऑप्टिक नर्व हमें सूचना देती है हमारे ब्रेन को इमेज बना के कि हमारे रेटिना पर इमेज बन चुका है, ठीक है। अभी लेंस के बारे में, यहाँ लेंस पाया जाता है इसका, ये लेंस होता है, लेंस पे फोकस होता है ना, लेंस और रेटिना में लिख लीजिए। ये बाइकॉन्वेक्स होता है। आँख में लेंस पाई जाती है ना, ये दोनों तरफ से हुई है, इधर से भी, इसीलिए इसको बाइकॉन्वेक्स बोलते हैं या द्वितल लेंस बोलते हैं, द्वितल, क्योंकि दोनों तरफ से उत्तल, इधर से भी उत्तल होता है, उधर से भी। तो आपका ये लेंस क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। वही लिख दीजिए इसके बनाएंगे। क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। आपका जो लेंस होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेंस कॉर्निया के साथ मिलकर रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। लेंस का काम, ये क्या काम है, ये कॉर्निया के साथ मिलकर लेंस पे प्रतिबिंब बनाता है। हमारी आँख को देखने के लिए निकटतम कितनी दूरी होनी चाहिए? निकटतम 25 सेंटीमीटर। तो हमारे आँख को देखने के लिए निकटतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए।
दूरी, आपकी किताब कितनी दूर है आपकी आँख से? इसमें 25 सेंटीमीटर है। अगर इससे ज़्यादा तो इनफाइनाइट है, मगर इससे कम 25 सेंटीमीटर से दूरी कम है, आंखों में दिखने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर जो इससे कम दूरी पे देख के पढ़ाई करेगा, सिर्फ का पढ़ाई करेगा 25 सेंटीमीटर, इसलिए कहते हैं ना कि तुम पास से करके मत पढ़ो, इसीलिए आँख खराब हो जाती है। इसलिए आप लोग बोले कि निकटतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 से और अधिकतम तो इनफाइनाइट है, अनंत दूरी, लेकिन हमारे आँखों की क्षमता अनंत देखने की नहीं है, देखा अनंत जा सकता है। अब आँख के रोग लीजिए। जब आँख है तो शरीर के निकट निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीजों में देखने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो रेटिना का प्रतिबिंब होता है, रेटिना का पहले ही बन जाता है, इसलिए दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती है, पास की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेटिना में इमेज बनता है, ये पहले रेटिना में पहले बन जाता है, आगे बन जाता है रेटिना में, इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है, बराबर पे नहीं बनता, सही जगह पे नहीं बनता। इसीलिए हमें नजदीक की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देख लीजिए, निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें आउटर लेंस का आउटर लेंस, इलाज क्या है? आउटर लेंस। क्या है ये? जो लोग हम लोग चश्मा लगाते हैं, इसके लिए आउटर लेंस का। लिखिए, फिर लिखिए दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रिक। इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण इसमें जो प्रकाश आता है वो रेटिना में पीछे जाके इमेज बनाता है, तो पीछे जाके प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? कर लेंगे।
स्टिग्मैटिज्म लिख लीजिए। स्टिग्मैटिज्म दृष्टि वैषम्य, ये भी आँख का रोग है। जो आँख का जो लेंस या जो कॉर्निया होता है वो अनियमित आकार का हो जाता है, अनियमित हो जाता है, जिससे सही तरीके से रेटिना पे फोकस प्रकाश को सही तरीके से भेज नहीं पाता। इसीलिए इसमें देखने की इसमें जो क्या होता है ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑप्टिक नर्व जो दृष्टि नर्व होता है ना, दृष्टि तंत्रिका, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोगों में से आँख का रोग पूछा जाएगा कि केवल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पूछा जाता है। आपकी जानकारी से बस लिख लीजिए इसको। इसमें यही होता है कि जिस कॉर्निया जो होती है वो अनियमित हो जाती है, लेंस या कॉर्निया, तो जो प्रकाश को अच्छे से रेटिना तक अच्छे से नहीं पहुंचा पाता, तो देखने में दिक्कत होती है, दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत हो जाती है। रतौंधी होती है, वो क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी इसको लिखने पर रतौंधी लिख लीजिए। स्टिग्मैटिज्म देखिए आँख का रोग है, इसमें ठीक तरीके से रेटिना काम नहीं करता, देखने में प्रॉब्लम होती है। समझ लीजिए स्टिग्मैटिज्म रतौंधी से करेंगे। रतौंधी के बारे में लिखिए, विटामिन ए की कमी से होता है। जी मैम। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, रात में जैसे ही रात होने लगती है हमें दिखाई कम पड़ने लगता है, दिन में दिखाई देगा, रात होती है तो दिखाई देना कम हो जाता है। उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ या वैसे भी कभी कभी कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, जिसमें तरल पदार्थ आँख पाया जाता है, एक्वस ह्यूमर। क्या कहा जाता है? हमारी आँख में तरल पदार्थ पाया जाता है आँख के अंदर, जिसे कि एक्वस ह्यूमर कहते हैं। समझ लीजिए, एक्वस ह्यूमर वही जब तरल पदार्थ ज़्यादा हो जाता है तो हमारे आँखों में प्रेशर पड़ने लगता है, जिसे कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बोलते हैं, जिसके यही तरल पदार्थ ज़्यादा हो जाने की वजह से लेंस हमारा लेंस इसमें कठोर हो जाता है, इसे दिखाई देने में समस्या आती है। और इसकी वजह से हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज होने लगता है, मतलब दिखाई देने वाला जो तंत्रिका होती है वो डैमेज होने लगता है, अंधापन भी हो सकता है। ये उम्र बढ़ने के साथ जो ज़्यादातर ज़्यादा उम्र में ये होता है। मतलब ये आँखें में लोग कुछ चली जाती है, एक से आँख कम दिखता है, आँखें होती है, वो क्या होता है? बहुत सारा होता है, आँखें सफेद पड़ जाती है। मोतियाबिंद, हाँ बता रहे मोतियाबिंद बता रहे। और मैम जैसे कि आँखों में सफेदी भी आ जाती है, उससे क्या वही बोलते हैं? देखिए मोतियाबिंद, ये कैटरैक्ट, इसे कैटरैक्ट बोलते हैं।
आता है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। तरल पदार्थ के बारे में पूछा, तरल पदार्थ को क्या कहते हैं मैम? ये तो ऑप्टिक नर्व में एक वो है ना। यही ऑप्टिक नर्व में सूचना भेजती हमारे ब्रेन में ना, जब इमेज बन गई है जी किसी रेटिना में, जब ये इमेज बन जाता है तो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को सूचना देती है, इसीलिए इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। यही डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसमें नष्ट होने लगता है। मोतियाबिंद के बारे में लिखिए। देखिए मोतियाबिंद के बारे में, जैसे कि कैटरेक्ट भी होते हैं। आंखों की लेंस के ऊपर क्या होता है कि एक प्रोटीन, एक लेयर, हमारा जो लेंस है आंख का, उसके ऊपर एक परत चल जाती है, प्रोटीन की परत चल जाती है, जिससे कि हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। तो फिर इसका ऑपरेशन या सर्जरी करवाई जाती है, वो परत हटाया जाता है। इसी को कहते हैं मोतियाबिंद, या जाल पड़ जाता है। लेकिन ये प्रोटीन होता है, उसका जमाव हो जाता है आंखों की लेंस पे, जिसके भी कारण धुंधला दिखाई देने लगता है। लिख लीजिए। हमारे आंखों के लेंस में मोतियाबिंद में लिखिए। हमारे आंखों की लेंस पे एक प्रोटीन की परत जमा हो जाती है, जिससे कि हमें दिखाई देना कम होने लगता है या दिखाई नहीं पड़ता। इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। क्लासेस नियमित रूप से होंगी, अब आप लोग ईयर के बारे में लिखिए। समझ लीजिए ईयर। कान के बारे में। कान में हमारे तीन प्रकार के कान में कितने 3 होते हैं, 3 लेयर होती है कान में। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। कितने तरह के कान होते हैं? कान में लेयर होते हैं, कान तो वही लेयर होते हैं, इतने लेयर होते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल ईयर। हमारे कान का पहला काम क्या है? पहला काम बैलेंसिंग करना, हमारे शरीर को बैलेंस करना है, संतुलन की व्यवस्था में। मैम क्या क्या नाम बोला? कान का पहला काम बैलेंसिंग है, दूसरा काम सुनना है, क्योंकि ब्रेन सेट है जिसका जो दर्द है अंदर। एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है? इसमें आता है ईयर पिंडा आता है और ईयर कैनाल आता है। पिंडा मसल्स पता है, जो हमारी आँख की जो बाहर जितना निकला हुआ है, ये पिंडा मसल्स है। और इसके अंदर एक क्या है रास्ता, उसे ईयर कैनाल बोलते हैं। अभी समझ लीजिए फिर लिखवाते हैं, इसको ईयर कैनाल बोलते हैं। फिर होता है टिम्पैनिक नर्व होता है, और ईयर कान के पर्दों पे ये जो साउंड रिसीव करता है, ये हम लोग को पता नहीं चलता है तो ऑसेसियम, लेकिन ये साउंड को रिसीव करेगा, रिसीव करके ये भेजता है हमारी कान में। कान में फिर ये पहुंचाता है, जो ईयर कैनाल के द्वारा ये पहुंचता है कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम में। फिर ईयर ड्रम मिडिल ईयर में पहुंचाता है। मिडिल ईयर में मेन काम सुनने का मिडिल ईयर में होता है, इसमें कि मेलियस, इंकस और स्टिपीज आते हैं।
ऑस्टिपीज कान की सबसे छोटी हड्डी, मतलब पूरे शरीर की सबसे छोटी बोन मानी जाती है, आप लोग को पता है। फिर इंटरनल ईयर में कॉक्लियर डक्ट है, ज़्यादा से बस कॉक्लियर डक्ट का है, जो क्वाइल शेप होता है स्प्रिंग की तरह। यही हमारे सुनने में, ये बैलेंसिंग करने में कॉक्लियर डक्ट काम करता है। अब नहीं कीजिए पहले एक्सटर्नल ईयर में कीजिए। या बाल काटने बोल, इसको बाल काटने भी बोल सकते हैं आप लोग। इसका मतलब पिन्ना मसल। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना मसल और ईयर कैनाल आता है। करने वाला है उनके साथ में होता है बनाए गए कभी मैथ की बात तीन आते हैं उसका बचने का देख लिया, ये एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना मसल्स आता है और ईयर कैनाल आता है। पिन्ना मसल्स जितने साउंड सबको रिसीव करके कलेक्ट किए रहता है, ठीक है। उसके बाद इस साउंड को जो ये ईयर कैनाल है, ये ईयर ड्रम तक पहुंचाता है। ईयर ड्रम बोलते काम तो करते हैं। अंकिता में आगे कोई है? लिख लिया ये एक्सटर्नल ईयर में दो काम होते हैं, पिन्ना मसल्स पाया जाता है, ईयर कैनाल पाया जाता है, और ये ईयर कैनाल साउंड को भेजता है, जिसमें ईयर ड्रम में भेजता है। काम तो करता भी बोल दो, किसी को काम तो करता भी। ईयर ड्रम इतना ये काम इतना एक्सटर्नल ईयर का बात होगा। अब आगे फिर मिडिल ईयर आप लोग जब यहाँ तक साउंड को भेजा है, ठीक लिया फिर बोलो ज़्यादा नहीं, फिर आप लोग को मैं इस ईयर का बता दूँ, या इस मशीन यही पूछेगा कि आप लोगों का क्या काम है। सुनने का बैलेंसिंग दोनों काम आपकी सस्ती के दिया रहेगा, बस इतना ही पूछेगा। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर से क्वेश्चन बना। मिडिल ईयर में 3 भाग होते हैं, जो साउंड को रिसीव करे रहता है। ये ईयर ड्रम ये मिडिल ईयर में भेजता है। इसमें 3 बोन पाई जाती है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। लिख लीजिए।
बोन पाया जाता है मेडियस इंकस स्टेपिस, और ये स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, हमारे शरीर का सबसे छोटा अस्थि या बोन है जो कि कान में पाया जाता है। ये सभी सुनने में साउंड को एकदम अंदर के भाग तक पहुंचाने में ये बोन सहायता करती है। यही पूछा जाए स्टेपिस के बारे में। लिख लिया है ना? अब लिखिए इंटरनल ईयर। इसको कोलियर वायरस बोलते हैं। इंटरनल ईयर में क्या होता है, इसको कोनी लेबाइरेथसिस बोलते हैं। ये लग जाता है ना, इसमें पाया जाता है कॉक्लियर डक्ट जो कि स्प्रिंग लाइक होता है। यही कॉक्लियर डक्ट इंटरनल ईयर में पाया जाता है। कॉक्लियर डक्ट जो कि इंटरनल ईयर में स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉक्लियर डक्ट। इसी यही साइड हमारे लिए साउंड जितना मिडिल ईयर से जो साउंड गया ना वहाँ ईयर ड्रम से, इसी में ये संवेदी बन जाता है। जो पहले मैकेनिकल रहता है साउंड, मैकेनिकल साउंड रिसीव करता है, फिर ये इसको नर्व इम्पल्स में बदल देता है, फिर में सुनाई देने की सूचना देता है। ये कॉक्लियर डक्ट सूचना देता है तो के कान से सुनाई पड़ने लगता है। कॉक्लियर डक्ट सुनाई देने का केंद्र है। जो ईयर ड्रम है वो मैकेनिकल साउंड ईयर को पहले कलेक्ट करके डायरेक्ट साउंड मैकेनिकल साउंड रहेगा, फिर इसको कॉक्लियर डक्ट को भेजता है तो ये तंत्रिका संवेदी में बदल देता है। मतलब सुनाई देने के लिए जो नर्व होता है संवेदी तंत्र, ये कॉक्लियर डक्ट ये काम करता है। इसी से में सुनाई पड़ता है, यही हमें कान को सूचना देता है कि कब हमको सुनाई पड़ रहा है। ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉक्लियर डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें सुनाई नहीं देगा। इसी ईयर ड्रम पे जाता है हमारे सुनने का जो साउंड रिसीव करते हैं, इसी कॉक्लियर डक्ट में सुनने की तंत्रिकाएं होती हैं। समझ में आ गया? मैं बोल रहा है नहीं, दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार। ये इंटरनल ईयर है, इसे कोनी लेबाइरेथसिस बोलते हैं। इसमें पाया जाता है कॉक्लियर डक्ट। ये कॉक्लियर डक्ट क्वाइट से संरचना होती है, थोड़ा ऊपर से गोल होता है, नीचे क्वाइट से हो जाता है। तो जो साउंड मिडिल ईयर जो साउंड ईयर ड्रम का होता है वो पहले मैकेनिकल साउंड होता है। इसमें ज़्यादा तो ये इसमें बता देता है संवेदी इसमें मैसेज में सेंसरी नर्व पता नहीं, सेंसरी नर्व जो हमारे कान को बता देता कि अब समय सुनाई पड़ रहा है, जो भी हो रहा है इसी कॉक्लियर डक्ट की वजह से होता है। आगे ना समझ में? और इसी इंटरनल में सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। पैसा देगा
तीन होते हैं। हाँ, मेमल्स में दिक्कत नहीं होता मेमल्स? हम लोगों में 3 पाया जाता है। अच्छा, इंसानों में मेमल्स कहते हैं। इंसानों का 3 पाया जाता है, और इंसानों का ही पूछा जाएगा आपको। सेमी सर्कुलर कैनाल में इंडोलिंग भरा होता है, एक तरह पदार्थ होता है इंडोलिंग, जो यही हमारे शरीर को बैलेंसिंग का काम करता है, हमारे शरीर में बैलेंस करता है। जब हम कभी कभी ट्रेन पे बैठे रहते हैं या गाड़ी पे तो हम लोग को वॉमिटिंग होती है, यही जब इंडोलिंग जो सेमी सर्कुलर कैनाल में भरा रहता है उसमें जब प्रॉब्लम होती है, जब उसमें मूवमेंट होने लगता है तो हमको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। अगर हम बिल्कुल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा में गाने सुने 10-5 मिनट तो काफी भी होता है। नहीं, वो साउंड का तो दूसरा होता है, ये हमारे इंडोलिंग में जब मूवमेंट हो जाता है वैसा होता है। जैसे जब बस में बैठते हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल में द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसको भी इंडोलिंग बोलते हैं। लिख लीजिए, सेमी सर्कुलर कैनाल मनुष्यों में 3 पाया जाता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। लिख लीजिए, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे कि इंडोलिंग कहते हैं। इंडोलिंग हो गया। अब आपका सेंसरी ऑर्गन कंप्लीट हो गया। कोई किसी को कोई डाउट पूछना है? कल का सेमिनार का सिस्टम में अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आइए समझते हैं। तब पहले समझा दीजिए फिर समझा समेटिया में कितने गाने 2 ही आते हैं। समेटिया 2 ही आते हैं। आता तो हम आपको सिलेबस में 2 ही है। मैं बस कान ना सही नहीं पढ़ने के लिए, ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। कोई नहीं, तो कितने लोग बैठे हो? हमारे सिलेबस में अभी वैसा तो नाम भी हमारे आई के बारे में और ये ईयर के बारे में बस। बाकी नोज का स्मेल का सेंटर है और फैक्ट्री बस इतना ही है। उसको पहले ही आप लोग बता दिए हैं, ये इतना ही हो जाता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है समझ लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, अरे आगे देते हैं। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझने जा रहे हैं। हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में निरंतर पदार्थ का प्रवाह होता रहता है जिसे कि ब्लड कहते हैं। हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में निरंतर प्रवाह होता रहता है ब्लड का। इसी के माध्यम से हमें पोषक तत्व मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, एक्सक्रीशन होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। ये सब ब्लड के माध्यम से होता है और हमारी बॉडी में हृदय के द्वारा ये सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड के माध्यम से हमें पोषण मिलता रहता है, एक्सक्रीशन होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सब ये ब्लड की वजह से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है। जिसमें 2 चीज़ें भाग लेती हैं, 2 ऑर्गन, एक हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर के बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या मिलकर बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम? हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हम लोग को पोषण ब्लड के द्वारा मिलता है, हमारे शरीर को पोषण पहुँचाता है, ऑक्सीजन पहुँचाता है और हार्मोन का समन्वय करता है, ब्लड करता है। समझते हैं? तो
सबसे पहले हम लोग हार्ट की बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो मनुष्य का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर। और मेढक का? मेढक का 3 चैम्बर का होता है। रेप्टाइल का भी 3 होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स और उसके जितने भी पार्ट हैं उसकी बात करेंगे, कैसे ब्लड जाता है, किस अंगों को कौन सा ब्लड वेसल्स ब्लड देता है, ये सब पढ़ेंगे। कैसे सर्कुलेट होता है हार्ट से हमारे बॉडी में, ये सब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। राइट एट्रियम। और ये लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बना लीजिए। कैटेरियम का मतलब कैटेरियम क्या? राइट कैटेरियम एंड लेफ्ट सर ये राइट एट्रियम है, ये ऊपर, और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मतलब क्या होता है इसका? ये 4 चैम्बर, हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर है। पहला चैम्बर है राइट एट्रियम, दूसरा है लेफ्ट एट्रियम, तीसरा है राइट वेंट्रिकल, चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी को यही 4 चैम्बर है। ठीक है, अब हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाने के लिए बहुत सारी वेन्स लगे हैं, बहुत सारे वेसल्स लगे हैं। और आर्टरीज लगी हुई है। ठीक है, जो एक इसको ले जाने के लिए जो ब्लड ले आती है वो वेन्स है, और फिर जो पूरे शरीर में ले जाती है उसे आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज यानी महाधमनी? नहीं, आर्टरीज मतलब धमनी होता है, एओर्टा को महाधमनी बोलते हैं। वो मुझसे बहुत सारी धमनियाँ मिलकर महाधमनी बनाती हैं, और महाशिरा मतलब बहुत सारी महाशिरा मिलके महाशिरा बनाते हैं। उन्हीं के द्वारा हमारे ब्लड एक बार आता है, यहाँ पे हार्ट में आता है अशुद्ध रक्त लेके, ये महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त लेके आता है। अशुद्ध रक्त में किस चैम्बर में आता है? अभी बता रहे हैं, अशुद्ध रक्त लेके जाता है, फिर फेफड़े में जाके शुद्ध रक्त लेता, फिर फेफड़े से फिर वापस आता है पल्मोनरी आर्ट से लेता। अभी बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ब्लड वेसल से मान लीजिए पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इसमें शुद्ध रक्त है।
इसमें भी दो महाशिरा के 2 भाग होते हैं। इसे वेना कावा भी बोलते हैं, वेना कावा। और ये 2 होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये महाशिरा को वेना कावा बोलते हैं। 2 तरफ होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये हमारे शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रक्त ले जाता है हृदय में। हमारे नीचे से पैर से ले जाता है, थाई से ले जाता है और हमारे कमर से ले जाता है। ये इंफीरियर वेना कावा। और ये वेना कावा का दो भागों में बटा होता है, नीचे से ले जाने के लिए। और ये सुपीरियर वेना कावा हमारे ऊपर जैसे सिर से, कंधे से, चेस्ट, यहाँ चेस्ट से लेके जाता है, हमारे सिर से, गर्दन से, कंधे से, ये सब लेके हार्ट में जाता है, शुद्ध रक्त लेके जाता है, शुद्ध रक्त करने के लिए। ठीक है, क्या समझ में आया? और इसके बाद जब ये शरीर में आ जाता है तो इसको ले जाने के लिए फिर एक महाधमनी लगी होती है, जिसमें कि शुद्ध रक्त होता है, फेफड़े में जाता है, शुद्ध रक्त के शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है। यहाँ आ गया अशुद्ध रक्त। ठीक, महाशिरा नीचे के पार्ट से लेके कौन आया? इंफीरियर वेना कावा। हमारे पैर से, जंघे से, यहाँ से लेके आया। ऊपर से हमारी सिर से, गर्दन से अशुद्ध रक्त लेके किसमें आया? ये सब लेके आया, इसमें हमारे हार्ट में लेकर के आया। ठीक है, फिर यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पे फेफड़े में जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे फेफड़ा। अशुद्ध रक्त इसलिए क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और O2 की मात्रा कम होती है, इसीलिए यहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है महाशिरा में। फेफड़े में गया, ठीक है। मान लीजिए लंग्स है, लंग्स है, ठीक है। और इसके यहाँ तक तो ये अशुद्ध रक्त लेके आ गया। अब यहाँ से ये जो ब्लड प्रेशर जा रहा है, इसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये महाशिरा ले आके पल्मोनरी आर्टरीज को अपना ब्लड देगा। समझ में आया? ये महाशिरा, इसमें अशुद्ध रक्त है। ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेके आ रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले आ रहा है रक्त को शुद्ध करने के लिए। ठीक, अब ये किससे जाके मिल गए? ये पल्मोनरी आर्टरीज। ये सुपीरियर इंफीरियर लिखिए, समझ लीजिए। वैसे तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी धमनी है जिसमें भी अशुद्ध रक्त है। जितने भी आर्टरीज हमारे शरीर में पाए जाते हैं सब में शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जिसमें अशुद्ध रक्त है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये ब्लड, ये जो है प्योर ब्लड लेके जा रहा है फेफड़े में, यहाँ से O2 लेगा, फिर इसके बाद यहाँ लंग से वापस ये जाएगा हार्ट में, हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा, एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में चला
महाधमनी कहते हैं। अब ये यहाँ पे जब गया तो पल्मोनरी आर्टरी सब पल्मोनरी, और ये जब लौट रहा है तो पल्मोनरी वेन हो गया। इसमें शुद्ध रक्त है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है और ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त है। वैसे वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं इसके, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब ये जाएगा और यहाँ से पल्मोनरी वेन ब्लड यहाँ पे लेकर के और ये फिर एयरटा द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त मिल जाएगा। आगे समझिए। समझ में आ गया सब कुछ? लिख लीजिए। ये हमारा हृदय चैम्बर होता है या 4 कक्षों का होता है, 4 कक्षीय 4 चैम्बर लिख लीजिए। इसकी फिजियोलॉजी समझ में आ गई कि किस तरह ब्लड ले जाता है, किस तरह ले आता है। आगे समझिए। कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। आप हो गया? दिल का ढांचा ऐसा ही होता है, नहीं तो समझाने के लिए बना दिया, तो किताब में तो थोड़ा टिपिकल दिया हुआ है। समझ लीजिए, किताब में तो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसलिए हमारा शरीर 4 चैम्बर। ये राइट एट्रियम, हमारा शरीर राइट वेंट्रिकल। पहले लिखिए राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लिखिए मेढक में 3 चैम्बर हार्ट होता है। और रेप्टाइल यानी जैसे सांप है, छिपकली है, इन सब में भी 3 चैम्बर होता है। लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। अब और भी लिख लीजिए, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। इसमें विनोसा स्टार्ट कर देता है। विनोसा विनोसा स्टार्ट 30 में काटता है, 30। और ये हमारे हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा
खाली हार्ट में 2 बार रक्त आता है ना, एक बार शुद्ध रक्त के लिए, एक बार अशुद्ध रक्त के लिए। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, दोहरा। बाकी नहीं पाया जाता क्या मैमल्स में जैसे बर्ड और मैमल्स में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, बर्ड और मैमल यानी हम लोगों में। बाकी में पहला ही पाया जाता है, सबका अलग अलग, लेकिन हम लोग को ह्यूमन का पढ़ना है। ठीक है, दोहरा मतलब समझ लेना, हार्ट में से 2 बार हट, एक बार अशुद्ध रक्त के लिए, एक बार शुद्ध रक्त देता है, एक बार ले जाता है, एक बार इसके द्वारा आया, महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़े से लिया, फिर पूरे फिर उसके बाद फिर यहाँ से इसके द्वारा गया, फिर पूरे शरीर में, फिर इसको दिया, फिर वापस आया, तो 2 बार हटना, इसलिए दोहरा रक्त परिसंचरण करते हैं। ऐसा मतलब हम लोगों में भी, बर्ड में भी यही है। तो पंप करने का टाइम कितना होता है दिन को? शरीर का रक्त बढ़ाने और लाने वो का तो कंटिन्यू होता है, तो सिस्टोल डायस्टोल पर डिपेंड है ना, उस पर। जैसे हमारे हृदय 72 बार धड़कता है जी, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तभी होता है। उसमें सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, उसी के आधार पर होता है। एक बार सिकुड़ता है तो रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। सिस्टोल जो होता है, जब सिकुड़ता है, सिस्टोल पाया जाता है हमारे हार्ट में, तब पूरे शरीर में फैल के वो सब कुछ रख देता है। फिर जब उसमें रक्त भर जाता है तो फिर वो फैल जाता है डायस्टोल, तब उसको डायस्टोल बोलते हैं। उसी में होता है, उसका 120 होता है, अभी बताएंगे आपको, मैं थोड़ा देख लीजिए। ये मानव हृदय ब्लड पंप का काम करता है, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। बहुत लोग किडनी को समझते हैं कि ये रक्त पंप करता है, ये रक्त की सफाई नहीं करता है। रक्त की सफाई किडनी करती है, हाँ, पंप करने का काम करता है, लेकिन रक्त को साफ करने का काम नहीं करता। किडनी खराब हो जाए तो इंसान जल्दी मर जाता है। जब किडनी खराब हो, किडनी का तो ब्लड क्षमता है ना, जब किडनी खराब है, ब्लड क्षमती नहीं है, तो जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं किडनी के द्वारा, एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकलते हैं। ये जब किडनी खराब हो, सब जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे शरीर में पॉइजन का काम करने लगते हैं। जैसे मैं बहुत लोग एक ही किडनी है, एक नहीं है, एक किडनी काम चल जाएगा, पूरा जीवन चलेगा। अभी ट्रीटमेंट सिस्टम में पढ़ाएंगे, पहले से पढ़ लीजिए, ठीक है, धमनी के बारे में, ठीक है, धमनी के बारे में, वेन के बारे में लिखिए, वेन के बारे में, वेन, दोनों वेन 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 धमनी। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाता है हृदय से। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है शरीर में, इसमें शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को ले जाता है, हृदय से विभिन्न भागों तक ले जाती है। फिर शिरा के बारे में लिखिए, शिरा जिसको भी वेन बोलते हैं, और धमनी को आर्टरीज बोलते हैं। धमनी को आर्टरीज बोलते हैं, धमनी को आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज। और शिरा को वेन बोलते हैं। शिरा क्या करती है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले आती है।
जो है धमनी होती है, यानी आर्टरीज होती है। जो ब्लू कलर की होती है थोड़ा उभरी हुई होती है ना, वो तो होता है शिरा होता है, और एक तो दिखती नहीं फेस, वो आर्टरीज जल्दी दिखता नहीं। शिरा के बारे में लिखिए, अब वेना कावा के बारे में लिखिए। वेना कावा ये दो वेना कावा दो तरह का होता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। देखिए ये वेना कावा होता है, जिसको कि महाशिरा बोलते हैं। ये कई शिराओं का समूह है, ठीक है, इसीलिए से वेना कावा महाशिरा बोलते हैं। एक में इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा हमारे शरीर के ऊपरी भागों से रक्त ले आती है, हृदय में रक्त को ले आती है। जैसे गर्दन हो गया, सिर हो गया, बाँह हो गया, चेस्ट ये हो गया, इधर ऊपर का। अब इंफीरियर वेना कावा लिख रहे सब कोई? इंफीरियर वेना कावा हमारे शरीर के निचले भागों से रक्त को हृदय में ले जाती है। जैसे पैर हो गया, पेट हो गया, हमारा एक पंजा हो गया हाथ का, ये सब। ये महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वैसे तो आर्टरीज में, सभी आर्टरीज में शुद्ध रक्त होता है, या सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त होता है। pulmonary veins, वैसे तो वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है, वैसे तो हमारे शरीर के सभी वेन में या शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है।
हमारे शरीर में रक्त पंप हो जाता है, इसी को सिस्टोल कहते हैं। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, हमारा हृदय सिकुड़ता है ना, जब सिकुड़ेगा, ऐसे सिकुड़ेगा कोई चीज तो उसका, जैसे मान लीजिए बैलून है, आप लोग सिकोड़ेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा ना, फैल जाएगा चारों तरफ से ऊपर गिरेगा। वैसे इसका जब हृदय सिकुड़ता है तो सारे हृदय में रक्त, सारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिस्टोल। और जब हृदय आराम करता है या फैलता है तो इसमें रक्त भर जाता है, शरीर के विभिन्न भागों से आकर रक्त इसमें भर जाता है। जब किसी चीज को भरेंगे तो फूल ही जाएगा। इसमें सिकुड़ते समय जो दाब लगता है वो होता है 120 ml, इसको एचजी में मापते हैं। इसमें जो दाब लगता है वो दाब 120 ml एचजी में मापते हैं। और इसमें 80 डायस्टोल में 80, इसी को बोलते हैं 120/80। हायर ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। जब एक सिस्टोल डायस्टोल पूरा हो जाता है तो एक धड़कन में एक सिस्टोल होता है, डायस्टोल। हमारा जब हृदय को हार्ट बीट करता है तो उसका जिम्मेदार सिस्टोल ये डायस्टोल होता है। जब ये सिस्टोल मतलब सिकुड़ता है और फैलता है एक बार में, तब एक हृदय स्पंदन होता है, एक बीट होता है, ठीक है। यही कर करके सिकुड़ता फैलता करके 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। आगे भी सबको समझ में इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर 120/80। ये हाई ब्लड प्रेशर है और ये लोअर ब्लड प्रेशर है। आप लोग को हार्ट के बारे में बताया था ना, उसमें वाल्व भी पाए जाते हैं। वाल्व सुना है? पेसमेकर क्या होता है? आर्टिफिशियल वाल्व होता है। ऐसे हमारे जो ये हार्ट है, ये पता है राइट एट्रियम है, पता सबको। और ये लेफ्ट एट्रियम है। इसी पे ये जो दाया, ये राइट एट्रियम है, इसी पे क्या छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनो ऑरिकुलर नोड। ये हमारे हृदय की धड़कन को इनिशिएट करता है धड़कने के लिए, ठीक है। ये इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है धड़कने के लिए। फिर से थोड़ा सा इसी के पास थोड़ा सा नीचे लगा हुआ होता है 20 नोड। इसे ऐसे नोड भी बोलते हैं।
भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम है। इसी राइट एट्रियम के जो वॉल है, इसी के सरफेस पे लगा होता है साइनो आरिकुलर नोड और इसके थोड़ा सा नीचे आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड लगा होता है, जिसे कि एवी नोड भी कहते हैं, ऐसे नोड। और ये इंपॉर्टेंट वक्त पूछा जाता है। ये हमारे हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, हृदय स्पंदन को इनिशिएट करता है, हृदय को धड़कने के लिए इनिशिएट करता है ये साइनो आरिकुलर नोड। जब इसमें कोई खराबी आ जाती है साइनो आरिकुलर नोड में या आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड में, तभी हमें लगाना पड़ता है पेसमेकर हृदय स्पंदन को ठीक करने के लिए। आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाना पड़ता है इसकी जगह, क्योंकि ये हृदय स्पंदन करवाता है, इसको इनिशिएट करवाता है। दिल के ऑपरेशन होते हैं, उनके दिल में एक पाइप पड़ा होता है, यही डाला जाता है। उसे आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं ना, आर्टिफिशियल पेसमेकर। बहुत बड़ा ना ट्राइस्फीयर, ये राइट एट्रियम में ट्राइस्फीयर वाल्व होता है। ऐसी स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं ट्राइस्फीयर वाल्व। और इधर लेफ्ट एट्रियम में होता है इसी तरह डाइकस्फीयर वाल्व। इतनी वॉल पाई जाती है, इतनी वॉल पाई जाती है हार्ट में। एक बार वैसे और पाया जाता है इसी में, इसे एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, जो कि महाधमनी में पाया जाता है ये वाल्व। ऐसे वाल्व लगा होता है। ये राइट एट्रियम है, इसमें ट्राइस्फीयर वाल्व कहा जाता है। और इधर लेफ्ट एट्रियम में, और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल